आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र के भूगर्भिक जल संसाधन टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हम लोगों ने सिंचाई वाले अध्याय में सतही जल तल धरातली जल संसाधन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और सिंचाई से संबंधित अनेक तथ्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारत में सिंचाई के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनके बारे में, विशेषकर वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता इत्यादि के बारे में अध्ययन किया है। आज हम लोग भूगर्भिक जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि देश में 45.2339 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 452.34 घन किलोमीटर भूगर्भिक जल संसाधन उपलब्ध है। ये आकलन है, ये फैक्ट है, अभी बिल्कुल एक अनुमान ही है। अभी ये भूगर्भिक जल संसाधन उपलब्ध हैं। देश के विभिन्न नदी बेसिनों में उपलब्ध भूगर्भिक जल संसाधनों तथा उनकी विकसित मात्रा का हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। देखिए, भूमिगत जल संसाधन जो है वो विशेषकर जलवायु, भू आकृति, भूगर्भिक रचना, जल विज्ञान संबंधी दशाओं का प्रभाव पड़ता है। और भारत में जितने भी ये सेक्टर्स हैं, ये जोन हैं भूगर्भिक जल संसाधन के, उनका अनुमान यहाँ प्रस्तुत है, का अध्ययन किया जाएगा। और इस प्रकार का जो सीमांकन है भूगर्भिक जल के, उस सीमांकन को डॉक्टर रामलोचन सिंह महोदय ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने संपूर्ण देश को 8 जोन में विभाजित किया है और इन 8 जोन का एक मानचित्र के से हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उन 8 जोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से रीजन में कितने क्षेत्र पर इनका विस्तार पाया जाता है। आप देखिए, आपके सम्मुख जो मानचित्र है उसमें 8 जोन बताए गए हैं, 1 से लेकर के 8 तक। तो इनमें जो पहला जोन है वो है पूरा कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश। पूरा कैम्ब्रियन रवेदार शैलों का प्रदेश, यह देश के लगभग आधे, आप देख भी सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इसका 1 नंबर लिखा हुआ है इस मानचित्र में, उसको देखिए तो लगभग आधे क्षेत्र पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दंडकारण्य, बुंदेलखंड, अरावली, ये ऐसे प्रदेश हैं जिसे पहले नंबर के क्षेत्र में या जोन में रखा गया है। और हम जानते हैं कि पूरा कैम्ब्रियन है और रवेदार शैल है, इसका नामांकन पूरा कैम्ब्रियन रवेदार शैल। तो पूरा कैम्ब्रियन मतलब प्राचीन, रवेदार मतलब कठोर। तो प्राचीन कठोर शैलों में हम जानते हैं यहाँ पर भूमिगत जल बिल्कुल कम पाया जाएगा या पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये इनके अंदर से होकर जल नीचे भूगर्भ में जा ही नहीं सकता, इतने कठोर हैं। तो यह क्षेत्र या यह जोन भूगर्भ के दृष्टिकोण से, भूगर्भिक जल के दृष्टिकोण से अति निर्धन है, बहुत कम है। और दूसरा जो हमारा प्रदेश है या जोन कहिए, प्रदेश तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जोन कहिए,
वह है पूरा कैम्ब्रियन अवसादी शैलों का प्रदेश। यह भी पूरा कैम्ब्रियन मतलब अति प्राचीन है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। अति प्राचीन मतलब जो कि पैतृक शैल, तो रवेदार शैल, कठोर आग्नेय प्रकार की चट्टानें, लेकिन यहाँ अवसादी भी लिखा हुआ है। तो यह क्षेत्र ऐसे हैं कुडप्पा तथा विंध्यन बेसिन पर। कुडप्पा तथा विंध्यन बेसिन पर आप देखिए 2 नंबर कहाँ कहाँ विस्तृत है। 2 नंबर आपके विंध्यन बेसिन और कुछ कुडप्पा बेसिन में इनका विस्तार देखने को मिलता है। और यह प्रदेश अति प्राचीन शैलों से निर्मित होने की वजह से यहाँ भी भूमिगत जल कम पाया जाता है। यह बात अलग है कि पहले जोन से यहाँ कुछ अधिक जल, भूगर्भिक जल पाया जाएगा। तीसरा गोंडवाना अवसादी शैलों का प्रदेश। आप देख सकते हैं मध्य भारत के क्षेत्र में ये विशेषकर गोदावरी बेसिन और बराकर बेसिन में इनका विस्तार पाया जाता है। बालू का पत्थर शैल के क्षेत्र हैं और पर्याप्त जल पाया जाता है। चौथा प्रदेश जो है हमारा दक्कन ट्राइब प्रदेश, इसे आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। और यह 1200 मीटर मोटी बेसाल्ट की अप्रवेश्य स्तरों के कारण भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। 1200 मीटर मोटी बेसाल्ट की शैल है और ये अप्रवेश्य है। अप्रवेश होने की वजह से यहाँ जल या भूमिगत जल की बहुत कमी पाई जाती है। और जो हमारा 5वां है शैल, जो क्षेत्र है सीनोजोइक अवसादी शैलों के प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप देखिएगा 5 नंबर कहाँ का लिखा है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात के तटीय भागों में स्थित टर्शियरी शैलों में पर्याप्त जल पाया जाता है। और छठा सीनोजोइक भ्रंश बेसिन, इसको भी देखिएगा आप कहाँ कहाँ पे है। नर्मदा, पूर्णा व ताप्ती के भ्रंश घाटियों में। भ्रंश जानते हैं हम लोग, नर्मदा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, पूर्णा, ताप्ती के भ्रंश बेसिन में 80 से 160 मीटर गहरे कांप के निक्षेपों में भूमिगत जल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जल पाया जाता है, भूगर्भिक जल मिलता है। और सातवां प्रदेश है गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़ प्रदेश। जैसा हम जानते हैं अच्छे से, यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्षेत्र है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल पाए जाते हैं। मैदानी भाग है, समतल भाग है और प्रवेश्य शैल पाई जाती हैं। यहाँ पर मुलायम चट्टानें हैं, मृदा मुलायम है, इसलिए वर्षा का जल इससे प्रवेश्य होकर अंदर भूगर्भिक जल में समाहित हो जाता है। और यह क्षेत्र हम मान सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक भूमिगत जल तल वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह संपूर्ण उत्तर भारत का क्षेत्र है, मैदानी भाग क्षेत्र है। और हमारा 8वां प्रदेश है हिमालय प्रदेश। हम जानते हैं हिमालय प्रदेश की संरचना जटिल है, कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, नवीन वलित पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है, अभी भी निर्माण की अवस्था में है। कठोर चट्टानें पाए जाने के हिसाब से की वजह से यहाँ भूमिगत जल काफ़ी नीचे पाया जाता है। गंगा के मैदान में या गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़ प्रदेश में भूमिगत जल तल काफ़ी ऊपर पाया जाता है, लेकिन पर्वतीय भागों में या कठोर चट्टानी भाग में भूमिगत जल तल नीचे पाया जाता है। तो ये जो हम लोगों ने भूगर्भिक जल संसाधन के जो जोन देखे, क्षेत्र देखे, ये 8 क्षेत्र भारतीय भूगोलवेत्ता डॉक्टर रामलोचन सिंह द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
इसमें कुछ क्षेत्र, कुछ जोन में जल तल ऊंचा पाया जाता है और जितने पठारी क्षेत्र हैं, कठोर क्षेत्र हैं, वहाँ जल तल बहुत ही नीचे पाया जाता है। इसे हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी देखा। 1 से लेकर 8 तक का क्रम है और अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदेश भूगर्भिक जल के दृष्टिकोण से उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है। आप लोगों ने इस ऑनलाइन क्लास को बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने सिंचाई के अध्याय का मुख्य जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर लिया है। शेष अगले भाग में देखेंगे। अगला अध्ययन जो हमारा होगा वो इसी सिंचाई से ही होगा, सिंचाई के साधनों का होगा। हम लोग जानते हैं कि भारत में सिंचाई कुएं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, बांधों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में या अगले ई लेक्चर के क्लास में